हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन बंसल ट्यूटोरियल। आई एम शालिनी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे क्या आपके घटना चक्र की सीरीज डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण जिस तरह से हुआ है वो सारी बातें उससे रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ये किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं, बिहार एसआई, यूपी एसआई, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली। और हमने कल इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आज करेंगे आज के आगे के क्वेश्चन। तो अभी तक जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। साथ ही बिहार स्पेशल की सीरीज शुरू हो गई है। जितने लोग भी बिहार पीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि जनवरी में होने वाला है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इम्तियाज अहमद की बुक शुरू कर दी है, तो आप लोग वहां से इम्तियाज अहमद की बुक कवर अप कर सकते हैं। सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम तक कवर हो जाएंगे इम्तियाज अहमद की बुक से। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के डेथ और बर्थ का ईयर क्या है ये बताना है। 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961 और 1889, 1961। भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट करने में। जो ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ड्राफ्ट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में टोटल कितने दिन लगे थे। कल बताया था मैंने आपको कितने दिन लगे थे, तो सभी बताएंगे। इनकी मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1891 में। मृत्यु नहीं, बॉर्न हुआ था, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। साथ ही इनका डेथ हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, डेथ हुआ था 6 दिसंबर 1956 में और बॉर्न हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर जन गण मन अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। बताना है कि जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया। 1948, 1949, 1950 और 1951। बताइए सभी। देखो इसका आंसर क्या है। 1950 को अपनाया गया था 24 जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया था, याद रखना। 24 जनवरी 1950 को इस दिन को हमने नेशनल आपके जन गण मन को एज ए नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया था। ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नाम जरूर याद रखना, किसी ना किसी एग्जाम में भूले भटके देखने को मिल ही जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। याद रखना, 1911 में 27 नवंबर 1911 में कलकत्ता सेशन में इसको पहली बार गाया गया था। कलकत्ता सेशन को हेड कौन कर रहे थे? तो विष्णु नारायण दास हेल्ड कर रहे थे। विष्णु नारायण दास के द्वारा कलकत्ता सेशन को के अध्यक्ष थे उस वक्त। ठीक है, और अब नेक्स्ट सवाल आता है, ये कितने समय में नेशनल एंथम अप्रोक्स कितने समय तक चलता है नेशनल एंथम? याद रखना 52 सेकेंड, अप्रोक्स 52 सेकेंड नेशनल एंथम इसमें खत्म हो जाता है, 52 सेकेंड तक चलता है। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, कई बार एक सवाल आता है कि भाई नेशनल एंथम की बात तो हमने कर ली, अब नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? तो नेशनल सॉन्ग के बारे में जब भी बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। भाई याद रखना, बंकिम चंद्र चैटर्जी। ठीक है, इन्होंने लिखा है, सभी याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? तो 2 दिन पहले नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947। ठीक है, ये 24 जनवरी को था, तो डेट क्या है? 22 है भाई, 2 दिन पहले है, ऐसे याद रख सकते हो। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्टेट एम्बलम was adopted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। बताना है जो स्टेट का, जो भारत का, जो राज्य का जो प्रतीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, ठीक है, 26 जनवरी 1948 और 26 जनवरी 1950। देखो ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया? स्टेट एम्बलम को कहां से लिया गया? तो भाई अशोका पेजर से लिया गया है, याद रखना।
ये अशोका पिलर है कहाँ पे? तो सारनाथ में भाई। अब ये सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में। ठीक है, सारनाथ से लिया गया। और कब लिया गया था भाई? तो 26 जैन 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। इसके पहले क्या सवाल था? इसके पहले सवाल था कि किस साल आपका जन गण मन को अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था भाई? तो 24 जैन 1950 को किया गया था। और यहाँ पे क्या है? 26 जनवरी 1948। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बारे में बताना है। The discussion in the third round table conference eventually led to the passing of Government of India Act 1935. 1935 को एक्ट पास हो गया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, टू बी बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द प्रिंसली स्टेट। मतलब क्या करता है? ये फेडरेशन की स्थापना करता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करता है, जिसमें कौन कौन आते हैं? तो ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतों के संघ। समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। ठीक है, थर्ड टेबल का आपके जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उसके बाद 1935 का एक्ट पास हो गया था और ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई थी, जिसमें कौन कौन सम्मिलित थे? तो यूनियन ऑफ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया और आपके प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट चलो, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और रीजन कौन सा इसका सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, उसमें ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, जितने भी कंट्री की आवश्यकताएं हैं सब कुछ इसमें क्या किया गया है? आपका जोड़ा गया है। इट इज नोन और कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। बताना है कि क्या होगा। A or R both are true. R is correct explanation of A. A or R both are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is wrong. A is wrong, but R is true. बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, इसका आंसर है B। ठीक है, A और R दोनों ही ट्रू है, लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का। क्यों? क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, सारी की सारी नेसेसिटीज क्या करता है? प्रोवाइड करता है ये। क्या क्या बोलता है कि ये फ्यूचर में अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जहां हमारा संविधान अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट काम नहीं कर पा रहा है, फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है एनवायरमेंट, तो हम अमेंडमेंट का प्रावधान भी हमने डाला है। अमेंडमेंट का प्रावधान हमने कहां से लिया है? बताएंगे। अमेंडमेंट का प्रावधान कहां से लिया है हमने? और इसको हमने कई सारे कंट्री से क्या किया है? चीजों को इसमें जोड़ा है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज को जोड़ा है, लेकिन एज इट इज नहीं जोड़ दिया है भाई। हमने यूएस से कुछ उठाया, लेकिन एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया, उसमें अपने हिसाब से, अपने भारत के हिसाब से चीजों को इसमें ऐड किया है। तो हमने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का संविधान पढ़ा है, पढ़ने के बाद उनके संविधान में से कुछ कुछ बातें निकाल के अपने संविधान में डाली है, लेकिन उसमें इंडियन फ्लेवर का तड़का ऐड करके। तो ये अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बोला जाता है इसको अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट का आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। अच्छा, मैंने कल क्या बताया था? 64 लाख रुपए आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आपके खर्च हुए हैं। और कितने कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन हमने रेफर किया है? 60 कंट्री का। समझ सकते हो कितनी खूबसूरती से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया है। 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, उसके बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। The deferment of adult franchisee for 15 years was advocated in the Constituent Assembly by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बोला था कि भाई जो है आपका जो 18 साल की उम्र हो गई है तो आप वोटिंग डाल सकते हो। इसका विरोध किया था कि भाई 15 साल तक ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना, मौलाना आजाद के द्वारा ये बोला गया था भाई वोटिंग का अधिकार अभी नए नए भारत के लोगों को मत दो, 15 सालों बाद देना, जब इनको थोड़ी सी अकल आ जाए। लेकिन क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने बोला वोटिंग राइट सभी लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष की जिसकी भी आयु हो चुकी है, तो इसीलिए ये बात मान ली गई। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जो भी आंसर्स दिया हुआ है गिवन बिलो उसमें से।
ठीक है। तो पहले वोटिंग एज क्या थी? पहले वोटिंग एज 21 साल थी। जब हमें आजादी मिली थी उस समय वोटिंग एज 21 साल थी और फिर इसको हटा के 18 साल कर दिया गया। अभी यूपीपीएससी में ये सवाल आया था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा वोटिंग एज को 21 से 18 वर्ष किया गया। तो ये आपके लिए सवाल है। तो जिस समय आजादी मिली उस समय 18 साल नहीं था, उस समय कितना था? उस समय 21 साल था। अब इसका आंसर देखो क्या होगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। इंडिया, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है कि भाई जो इसके जो हेड होते हैं वो इलेक्टेड हेड होंगे, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। डिसीजन जो लिया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर वो किसके द्वारा लिया जाएगा? जो कि भारत के लोगों द्वारा चुना जाएगा। समझ रहे हो? भारत के लोगों द्वारा चुना जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं। अब यूएसए में देखो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, लेकिन क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है वो। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है? क्योंकि उनके जो गवर्नेंस डिसीजन जो लिया जाता है गवर्नेंस का वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट देखो, who among the following advised that Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? किसने इस बात के बारे में कहा था कि भाई आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करना चाहिए? भंग कर देना चाहिए, जब पॉलिटिकल पार्टी को एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए, जब हमें आजादी मिल जाए। सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी। तो याद रखना महात्मा गांधी के द्वारा बहुत ही कड़ा अपोज किया गया था कि आईएनसी इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रहे एज ए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, जैसी इंडिपेंडेंस के पहले, स्वतंत्रता के पहले चल रही है। तो इन्होंने बोला था कि आईएनसी का बस एक ही कर्तव्य है भाई, इन्होंने दिला दिया अब आजादी, अब इनको अपने एक पार्टी के तौर पे लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, अब इनको डिसबैंड कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को बिल्कुल भी अवॉइड करने की गलती ना करें, आपके सीधे सीधे मार्क्स कट जाते हैं। ये सब फ्री के नंबर होते हैं, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट सेइंग वगैरह होती है, उसको जरूर देख लिया करें। नेक्स्ट देखो, in their nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. This view is credited to अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के संस्थापकों ने अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं को महत्व को कम करने का प्रयास किया। इस दृश्य का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है भाई? मॉरिस जोन्स है, फिर आपके हार्टबर्ग जूनियर है, ठीक है, फिर अलेक्जेंड्रोविच है, उसके बाद एवो जेनिंग्स है। देखो यूपीपीसीएस में आया हुआ सवाल है। तो एवो जेनिंग्स ने ये बात कहा है कि नेशनलिस्ट रिएक्शन, ठीक है, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया भारतीय संविधान के संस्थापकों ने अल्पसंख्यकों हितों और भावनाओं को के महत्व को कम करने का प्रयास किया है। ठीक है, मतलब माइनॉरिटी के हितों को कम करने का प्रयास किया गया है संविधान के संस्थापकों के द्वारा, ऐसा बोला गया एवो जेनिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टेंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपके किसके द्वारा बोली गई है, ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टामक लगा लो, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो ऑस्टिन है, सीआर एटली है और आपके विल्सन चर्चिल है, लॉर्ड माउंटबेटन है। याद रखना ऑस्टिन ने बोला है कि भाई कॉन्स्टेंट असेंबली कांग्रेस है, कांग्रेस ही इंडिया है। ठीक है, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है ये बात, ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट चलो, हाउ मेनी विमेन मेंबर वाज देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कितनी विमेन मेंबर थी, कितनी महिला थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? 15, 13, 12, 10, टोटल कितनी महिला थी? तो महिला थी 15, जैसे अम्मू स्वामीनाथन, एनी, ठीक है, सरोजनी नायडू, दक्षायनी, ठीक है, जी दुर्गाबाई, हंसा, कमला, लीला, मालती, राजकुमारी, रेणुका,
ठीक है, पूर्णिमा, बेगम अजीज रसूल, सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये सारी 15 महिलाएं थी, सबके नाम याद मत रखना। रेणुका रॉय के नाम याद रखना। क्यों याद रखने बोल रही हूँ जरा बताना, इस बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी आए हैं इससे संबंधित। फिर आपके याद रखना विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, सुचित्रा कृपलानी के बारे में याद रखना, सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखना। ये ऐसे नाम है जो आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट देखो, द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, कई बार घूम फिर के यही सवाल पूछा जाता है आपसे। बताएंगे सभी इसका आंसर क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर कहां से ड्राइव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ड्राइव करती है। चाहे हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें, चाहे हम पार्लियामेंट के बारे में बात करें, सभी के सभी अपना पावर कहां से ड्राइव करते हैं? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ड्राइव करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलो क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे कि आपका कहाँ से हमने क्या चीजें बोरो की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें हमने किस देश से बोरो किया है, ये डिस्कशन कल होगा इसका। तो कल आप जरूर देखें वीडियो अपना, द फॉरेन इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। कल का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, फॉरेन इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार घूम फिर के क्वेश्चन आता है। अब इस बार भी देख सकते हैं यूपीपीसीएस में एक सवाल आया हुआ है, बिहार पीसीएस में भी देखने को मिल जाता है। आपके 1 डे वाले एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार 2-3 भी आ जाते हैं, पर एक तो आना निश्चित है, तो इसको जरूर देख लेना। कल हम लोग मिलेंगे फॉरेन इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।